1857। स्कूल की किताबों में हम सब ने इसे सिपाही विद्रोह या सिपोय म्यूटिनी के नाम से पढ़ा है। पर क्या हो अगर ये नाम ही पूरी कहानी न बताता हो? क्या हो अगर जो किस्सा हमें सुनाया गया वो एक बहुत बड़ी, बहुत उलझी हुई तस्वीर का बस एक छोटा सा टुकड़ा हो? तो चलिए आज इस ऐतिहासिक घटना को जरा और गहराई से समझते हैं। तो यही है हमारा आज का सबसे बड़ा सवाल। क्या 1857 सिर्फ कुछ नाराज सैनिकों का गुस्सा था, या फिर ये कुछ और था, कुछ बहुत बड़ा, एक पूरी की पूरी जन क्रांति? देखिए, इस सवाल का जवाब जो भी हो, वो इस घटना को देखने का हमारा पूरा नजरिया बदल सकता है। अब आगे बढ़ने से पहले एक शब्द का मतलब समझना बहुत जरूरी है, जन विद्रोह या पॉपुलर रिबेलियन। देखिए, यहां बात सिर्फ सैनिकों की नहीं हो रही है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी सिचुएशन की जब आम लोग, किसान, कारीगर, शहर के लोग सब मिलकर उठ खड़े होते हैं। जब उनका गुस्सा सिर्फ किसी एक ऑफिसर के खिलाफ नहीं, बल्कि पूरी की पूरी हुकूमत और उसके सिस्टम के खिलाफ होता है। ठीक है, तो सिपाही विद्रोह या जन विद्रोह, चलिए सबूतों की पड़ताल शुरू करते हैं और देखते हैं कि हकीकत किस तरफ इशारा करती है। कहते हैं ना, हर बड़ी आग की शुरुआत एक छोटी सी चिंगारी से होती है। 1857 के लिए वो चिंगारी थी मेरठ, और वहां से ये आग सीधे दिल्ली की तरफ दौड़ी, सीधे हुकूमत के दिल पर वार करने। जरा इन शुरुआती 48 घंटों की रफ्तार को महसूस कीजिए। किसी तूफान की तरह था सब कुछ। 10 मई को मेरठ में बगावत शुरू होती है। सिपाही हथियार घर पर कब्जा करते हैं और बिना एक पल रुके दिल्ली की ओर मार्च कर देते हैं। अगली सुबह वो दिल्ली के लाल किले के दरवाजे पर हैं, और दोपहर होते होते वो मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना नेता बनाने के लिए मना चुके थे। मतलब कमाल की रफ्तार थी ये। और बस इसी एक कदम ने सब कुछ बदल दिया। अब ये सिर्फ कुछ सैनिकों का गुस्सा नहीं रह गया था। जैसे ही मुगल बादशाह का नाम इससे जुड़ा, इस बगावत को एक राजनीतिक पहचान मिल गई, एक लेजिटिमेसी मिल गई। ये एक बहुत ही बड़ा, एक निर्णायक मोड़ था। दिल्ली पर कब्जा करना सिर्फ एक शहर जीतना नहीं था, नहीं, ये तो ब्रिटिश राज के सीने में सीधे खंजर उतारने जैसा था। रातों रात दिल्ली इस पूरी बगावत का एक सिंबॉलिक सेंटर, एक दिल बन गई। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। असल में कहानी तो यहां से और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि ये बगावत दिल्ली में रुकी नहीं, ये एक लहर की तरह फैली। और सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि हर जगह इसका तरीका लगभग एक जैसा था। सवाल ये है कि ऐसा कैसे हो सकता है? ये कोई अफरा तफरी या भगदड़ नहीं थी, नहीं, इसमें एक साफ पैटर्न नजर आता है। जरा देखिए, शुरुआत एक सिग्नल से होती थी, जैसे शाम को बजने वाले बिगुल की आवाज। फिर सिपाही सबसे पहले हथियार घर, जिसे बेल ऑफ आर्म्स कहते थे, और खजाने पर कब्जा करते। इसके बाद सरकारी इमारतों पर हमला होता, जेल, टेलीग्राफ दफ्तर, बंगले और सारे रिकॉर्ड जला दिए जाते। और आखिर में निशाना बनाया जाता था फिरंगियों को, यानी अंग्रेजों को और उनके लोकल सपोर्टर्स को। कमाल की बात यह है कि यही पैटर्न एक छावनी से दूसरी छावनी तक दोहराया। तो यहीं पर हमें विद्रोहों और जन विद्रोहों का सबसे बड़ा फर्क समझ में आता है। जब तक लड़ाई सिर्फ सिपाहियों और उनके अफसरों के बीच थी, तब तक वो एक सैनिक विद्रोह था। लेकिन जिस पल इसमें आम लोग कूदे, जिस पल उन्होंने साहूकारों और अमीरों पर हमला करना शुरू किया क्योंकि उन्हें अंग्रेजों का सहयोगी माना जाता था, ठीक उसी पल ये एक जन विद्रोह में तब्दील हो गया। और ये जो एक जैसा पैटर्न हमें हर जगह दिख रहा है, वो हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर ले आता है। क्या ये सब बस एक इत्तेफाक था, या इसके पीछे कोई प्लानिंग थी? क्या ये विद्रोही आपस में किसी तरह से बात कर रहे थे? और सबूत इशारा करते हैं कि हाँ, वो बिल्कुल बात कर रहे थे। अलग अलग सिपाही लाइनों के बीच चिट्ठियां आ जा रही थीं। एक छावनी से दूसरी छावनी तक दूत और सन्यासी भेजे जा रहे थे। और सबसे बड़ी बात, फैसले कोई एक लीडर अकेले नहीं ले रहा था। फैसले लिए जा रहे थे पंचायतों में, यानी सिपाही रात में इकट्ठा होते थे और सब मिलकर तय करते थे कि आगे क्या करना है। और ये सिर्फ हमारी अटकलें नहीं हैं, उस वक्त के दस्तावेज भी यही बताते हैं। जैसे सीतापुर के एक अफसर फ्रांसवा सिस्तेन या बिजनौर के एक तहसीलदार, इन लोगों ने अपने अकाउंट्स में साफ साफ लिखा है कि उन्हें ऐसा लग रहा था मानो ये बगावत पहले से ही प्लान की गई थी, और इसमें जबरदस्त कोऑर्डिनेशन था। मतलब ये बात उनके दुश्मनों को भी नजर आ रही थी। तो इसका मतलब साफ है, यह अचानक भड़के गुस्से की कुछ बिखरी हुई घटनाएं नहीं थी। नहीं, इसके पीछे एक सिस्टम था, एक कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस था। यह सिर्फ एक विद्रोह नहीं, एक संगठित आंदोलन की शक्ल ले रहा था। ठीक है, प्लानिंग थी, कोऑर्डिनेशन था, लेकिन एक सवाल अब भी बाकी है। हजारों लाखों लोग अपनी जान दांव पर क्यों लगाएंगे?
सिर्फ प्लानिंग से तो ऐसा नहीं होता, एक बहुत मजबूत वजह चाहिए होती है, एक चिंगारी। और 1857 में वो वजह बनी अफवाहों और एक बहुत गहरे डर से। और ये अफवाहें जंगल की आग की तरह फैली। सबसे पहली और सबसे मशहूर कि नई राइफल के कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी लगी है। दूसरी कि अंग्रेज बाजार में मिलने वाले आटे में जानवरों की हड्डियों का चूरा मिला रहे हैं। मतलब एक साजिश चल रही थी लोगों के धर्म और जाति को भ्रष्ट करने की। और फिर एक भविष्यवाणी कि प्लासी की लड़ाई के ठीक 100 साल बाद 1857 में ब्रिटिश राज खत्म हो जाएगा। पर एक मिनट रुकते हैं। सवाल यह है कि लोगों ने इन अफवाहों पर इतनी आसानी से यकीन क्यों कर लिया? सुनने में तो ये बातें काफी अजीब लगती हैं, है कि नहीं? तो फिर ऐसा क्या था जिसकी वजह से ये अफवाहें सच लगने लगी? इसकी वजह ये थी कि ये अफवाहें अंग्रेज़ों की असल पॉलिसियों से मेल खाती हुई दिख रही थीं। देखिए, अंग्रेज़ों ने उस वक्त कई सोशल रिफॉर्म्स किए थे, जैसे सती प्रथा को ख़त्म करना, विधवा पुनर्विवाह को कानूनी बनाना। आज हमें ये सही लगते हैं, पर उस वक्त के कई भारतीयों को लगा कि ये उनके धर्म और समाज पर सीधा हमला है। ऊपर से अवध और झांसी जैसी रियासतों पर कब्जा किया जा रहा था, ईसाई मिशनरीज की गतिविधियां भी बढ़ रही थी, तो लोगों को ये सब एक बड़ी साजिश का हिस्सा लगने लगा। तो लोगों के मन में ये डर घर कर गया था कि अंग्रेज सिर्फ उनकी जमीन पर कब्जा नहीं कर रहे, वो उनका धर्म, उनका समाज, उनकी पूरी जीवन शैली सब कुछ नष्ट कर देना चाहते हैं। और अपनी इस पहचान को बचाने का डर ही इस बगावत का सबसे शक्तिशाली ईंधन बना। तो असल सवाल यही है, वो कौन सी खास वजहें थीं जिन्होंने अवध की मिट्टी को बगावत के लिए इतना तैयार कर दिया? आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो गुस्सा सिपाहियों की बैरकों में सुलग रहा था, वो यहाँ एक पूरे जन आंदोलन में बदल गया? अपने इस विश्लेषण में हम इन 5 हिस्सों पर गौर करेंगे। शुरुआत करेंगे अवध की भूमिका से कि वो केंद्र क्यों था। फिर उस धोखे की कहानी को समझेंगे जिसने आग लगाई। देखेंगे कि लोग कैसे एकजुट हुए, विद्रोहियों का नजरिया क्या था, और आखिर में जानेंगे कि ब्रिटिश साम्राज्य ने इसका बदला कैसे लिया। तो पहला हिस्सा, अवध, विद्रोह का केंद्र। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि अवध में जो हुआ वो भारत के बाकी हिस्सों से बहुत अलग था। ये बगावत का बस एक और इलाका नहीं था, नहीं, ये कुछ और ही था। इसका पैमाना, इसकी गहराई, सब कुछ अलग था। देखिए, दूसरे इलाकों में जहां विद्रोह कुछ हफ्तों या महीनों में सिमट गया, वहीं अवध में ये आग महीनों तक जलती रही। और ये सिर्फ सिपाहियों की बगावत नहीं रह गई थी, इसमें किसान, जमींदार, कारीगर, मतलब हर कोई कूद पड़ा था। सही मायनों में ये एक जन क्रांति थी। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? इसकी कहानी एक अकेले राजनीतिक फैसले से शुरू होती है। एक ऐसा फैसला जिसने अवध में हर किसी की जिंदगी को उलट-पुलट कर रख दिया और बगावत की वो पहली चिंगारी भड़का दी। ये वो लम्हा था, 1856 का विलय। हाँ, 1801 से एक सहायक संधि तो थी, मतलब अंग्रेजों का कंट्रोल था, लेकिन ये तो सीधा सीधा कब्जा था। नवाब को बेइज्जत करके कलकत्ता भेज दिया गया और देखते ही देखते अवध की पूरी सल्तनत खत्म कर दी गई। इस स्लाइड पर जो फर्क दिख रहा है वो जमीन आसमान का है। विलय के बाद सोचिए, वो पूरी दुनिया जो नवाब के इर्द गिर्द चलती थी, संगीतकार, शायर, कारीगर, दरबारी, वो सब के सब एक झटके में बेरोजगार हो गए। और सबसे बड़ा झटका लगा तालुकदारों को, यानी बड़े जमींदारों को। उनकी जमीनें गईं, उनके किले तोड़ दिए गए। ये सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं था, ये उनकी इज्जत पर हमला था। और फिर आया सबसे बड़ा हमला, आर्थिक हमला। अंग्रेजों ने जमीन का लगान, मतलब टैक्स, अचानक 30 से 70% तक बढ़ा दिया। जरा सोचिए, रातों रात इतना बड़ा बोझ। इसने क्या किया? इसने तालुकदारों और किसानों को, जो शायद पहले एक दूसरे से लड़ते थे, एक ही दुश्मन के खिलाफ लाकर खड़ा कर दिया। अब सबका दुश्मन एक था। अब आते हैं कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से पर कि कैसे समाज के वो अलग अलग तबके, जिनके हित शायद कभी एक नहीं थे, इस एक लड़ाई के लिए एकजुट हो गए। यही अवध की कहानी को खास बनाता है। अंग्रेजों की जो बंगाल आर्मी थी ना, उसे अवध की नर्सरी कहते थे। क्यों? क्योंकि उसके ज्यादातर सिपाही अवध के गांवों से आते थे। वो असल में वर्दी पहने हुए किसान थे, मतलब सिपाही और आम जनता के बीच कोई दीवार थी ही नहीं। और बस इसी कनेक्शन ने बगावत को जंगल की आग बना दिया। होता क्या था कि गांव में किसान की जमीन छीनी तो बैरक में बैठे उसके बेटे या भाई का खून खौल उठा
और जब बैरक में सिपाही को चर्बी वाले कारतूस मिले, उसके धर्म पर चोट की गई, तो ये खबर फौरन उसके गांव पहुंच गई। ये एक टू वे कम्युनिकेशन था जिसने पूरे अवध को एक साथ भड़का दिया। और इस बगावत का नेतृत्व भी देखिए कितना मिला जुला था। एक तरफ थी रानी लक्ष्मीबाई और बिरजिस कद्र जैसे शाही लोग, तो दूसरी तरफ शामल और मौलवी अहमदुल्ला शाह जैसे नेता जो सीधे जनता के बीच से निकले थे। ये दिखाता है कि ये लड़ाई हर किसी की थी, हर स्तर पर। और ये बात बहुत बहुत ज़रूरी है, लीडरशिप ऊपर से थोपी नहीं गई थी, बल्कि लोगों ने खुद अपने नेता चुने थे, उन्हें लड़ने के लिए आगे किया था। ये सही मायनों में एक पीपल्स मूवमेंट था जिसकी कमान जनता के हाथ में थी। लेकिन ये जानना काफ़ी नहीं है कि विद्रोही किसके खिलाफ लड़ रहे थे। सवाल ये है कि वो किस चीज़ के लिए लड़ रहे थे। उनकी आंखों में भविष्य का क्या सपना था? इसका जवाब हमें उनके जारी किए गए घोषणापत्रों में मिलता है। आजमगढ़ घोषणापत्र को ही देख लीजिए, ये कितना स्मार्टली लिखा गया था। इसमें हर किसी के लिए कुछ न कुछ था। जमींदारों से वादा कि उन्हें उनकी जमीन और इज्जत वापस मिलेगी। व्यापारियों से कहा गया कि ब्रिटिश मोनोपोली खत्म होगी। कारीगरों को रोजगार का वादा, और सबसे अहम सिपाहियों, पंडितों, फकीरों, हर किसी को उनके धर्म की सुरक्षा का भरोसा दिलाया गया। तो कुल मिला के उनका सपना क्या था? एक ऐसा हिंदुस्तान जहां फिरंगी राज न हो, जहां हिंदू मुसलमान कंधे से कंधा मिलाकर रहें, और जहां वो पुरानी दुनिया वापस आ जाए जिसे अंग्रेजों ने उजाड़ दिया था। ये सिर्फ एक बगावत नहीं थी, ये एक नए भविष्य का खाका था। लेकिन इस सपने का जवाब ब्रिटिश साम्राज्य ने बहुत ही बेरहमी से दिया। अब हम कहानी के उस स्याहे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, विद्रोह का दमन, जो उतना ही भयानक था जितना विद्रोह का उठना प्रेरणा देने वाला था। अंग्रेजों ने कोई कसर नहीं छोड़ी, मार्शल लॉ लगा दिया, जिसका सीधा मतलब था कि किसी भी हिंदुस्तानी को शक के आधार पर भी फांसी दी जा सकती थी। कोई सुनवाई नहीं। दिल्ली पर दोनों तरफ से हमला किया गया, और साथ ही अपनी सबसे पुरानी चाल चली, फूट डालो और राज करो। जो ताल्लुकदार बगावत छोड़कर अंग्रेजों से मिल जाए, उसे उसकी जमीन वापस देने का लालच दिया गया। और नतीजा सामने था। सितंबर 1857 तक दिल्ली अंग्रेजों के कब्जे में थी, और मार्च 1858 आते आते अवध भी हार चुका था। इसके बाद जो हुआ वो थी सिर्फ तबाही, और ब्रिटिश राज का एक और भी ज्यादा मजबूत और भी ज्यादा बेरहम चेहरा। ज्यादातर लोगों के जहन में इस विद्रोह की कहानी एक कारतूस से शुरू होती है और वहीं खत्म हो जाती है। लेकिन सच तो ये है कि वो सिर्फ एक चिंगारी थी। असली आग तो दशकों से सुलग रही थी। तो हुआ ये कि एक अफवाह फैली कि जो नई राइफलें आई हैं उनके कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी लगी है। अब जाहिर है ये बात हिंदू और मुस्लिम सिपाहियों दोनों के लिए उनके धर्म पर एक सीधा हमला थी, और अक्सर बस इसी एक घटना को पूरे विद्रोह की वजह बता दिया जाता है। लेकिन सोचिए जरा, क्या हो अगर ये चिंगारी सिर्फ उस बारूद के ढेर पर गिरी हो जो करीब 100 साल से जमा हो रहा था। आइए उन असली वजहों की तह तक चलते हैं जिन्होंने इस आग को इतनी भयानक तरह से भड़काया। इस विद्रोह की जड़ों को समझने के लिए हमें सबसे पहले उस दौर की आर्थिक हालत को देखना होगा। ये कहानी असल में जमीन और रोजी रोटी से जुड़ी है। इसे यूं समझिए, एक तरफ थे किसान जिन पर लगान और नई टैक्स नीतियों का बोझ बढ़ता ही जा रहा था, उनकी कमर टूट रही थी, और दूसरी तरफ हमारे कारीगर, हमारे बुनकर। ब्रिटेन की मिलों से आए सस्ते कपड़ों ने उनका सारा काम धंधा ही चौपट कर दिया था। मतलब समाज का एक बड़ा हिस्सा आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ये गुस्सा कोई एक दिन में नहीं भड़का था। ये तो दशकों से जमा हो रही परेशानी और बेबसी का एक विस्फोट था, जो बस एक सही मौके का इंतजार कर रहा था। लेकिन ये सिर्फ पेट की आग नहीं थी। इस आर्थिक दर्द के साथ साथ एक और बड़ा संकट पनप रहा था, एक राजनीतिक संकट। सवाल ये उठ रहा था कि भाई इस देश पर शासन करने का असली हक है किसका? ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसे लोग कंपनी बहादुर भी कहते थे, वो असल में तो एक ट्रेडिंग कंपनी थी, कोई असली हुकूमत नहीं। इसलिए आम लोगों और पुराने रजवाड़ों की नज़रों में वो सिर्फ व्यापारी थे जो राजा बनने का नाटक कर रहे थे। उनका शासन थोपा हुआ लगता था, जायज़ नहीं। भले ही दिल्ली में बैठे मुगल बादशाह की ताकत लगभग खत्म हो चुकी थी, लेकिन लोगों के दिलों में और कानूनी तौर पर भी वही असली शासक थे। सिक्के उनके नाम पर चलते थे, फरमानों पर उनकी मोहर लगती थी। वो भारत की संप्रभुता के आखिरी प्रतीक थे। और यही वजह है कि जब विद्रोह की आग भड़की तो सबने किसके नाम का नारा लगाया? बहादुर शाह जफर।
विद्रोहियों ने कोई नया झंडा नहीं बनाया, उन्होंने उसी पुराने मुगल झंडे के नीचे एकजुट होने का फैसला किया। इससे साफ पता चलता है कि लोगों की नजर में असली हकदार कौन था। तो हमारे पास आर्थिक तंगी का बारूद है और राजनीतिक संकट की चिंगारी भी। अब बात करते हैं उन लोगों की जो इस पूरी कहानी के केंद्र में थे, सिपाहियों की। उनकी अपनी एक अलग दुनिया थी, एक अलग सोच थी। देखिए, वो सिर्फ फौजी नहीं थे, उनकी पहचान की 3 परतें थीं। पहली, वो किसान थे जो अपने गांव परिवार की आर्थिक तंगी को बहुत करीब से महसूस करते थे। दूसरी, वो अपने धर्म और अपनी संस्कृति के रक्षक थे। और तीसरी, वो पेशेवर सिपाही थे जो खुद को कंपनी का एक अहम हिस्सा मानते थे, कोई गुलाम नहीं। लेकिन अब उन्हें लग रहा था कि उनकी ये तीनों पहचानें एक साथ खतरे में हैं। तो ये जो कारतूस वाला मामला था ना, वो सिर्फ धर्म के बारे में नहीं था, वो उनके लिए आखिरी तिनका था। ये इस बात का सबूत था कि उनके सम्मान की कोई कीमत नहीं, उनके साथ भेदभाव हो रहा है और उनसे जुड़े फैसलों में उनकी कोई राय नहीं ली जा रही। और फिर 10 मई 1857 को मेरठ में वो विस्फोट हुआ जिसका डर था। आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते 11 मई को विद्रोही दिल्ली पहुंच गए और बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया। जून आते आते विद्रोह कानपुर और लखनऊ तक फैल चुका था। हालांकि अंग्रेजों ने सितंबर तक दिल्ली वापस ले ली, लेकिन इस बगावत को पूरी तरह कुचलने में उन्हें 1858 तक का वक्त लग गया। मैदान की लड़ाई तो 1858 में खत्म हो गई, लेकिन एक और लड़ाई थी जो अब शुरू हो रही थी, यादों की लड़ाई। मतलब इस पूरी घटना को याद कैसे रखा जाएगा, इसकी कहानी कौन और कैसे सुनाएगा। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। एक ही घटना, लेकिन उसकी 2 बिल्कुल अलग अलग कहानियां गढ़ी गईं। अंग्रेजों के लिए ये सिपाहियों का एक वहशी गदर था, तो वहीं भारतीयों के लिए ये आजादी की पहली लड़ाई बन गई। रानी लक्ष्मीबाई जैसी शख्सियतों को वीर योद्धा बनाकर हमेशा के लिए अमर कर दिया गया। वो सिर्फ एक रानी नहीं रही, बल्कि आजादी के लिए लड़ने वाली एक राष्ट्रीय प्रतीक बन गईं। और यही कहानियां, यही यादें बाद में स्वतंत्रता आंदोलन के लिए प्रेरणा का एक बहुत बड़ा स्रोत बनी। इस पूरे विश्लेषण को हमने 5 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले देखेंगे एकता की हकीकत, फिर विद्रोह में शामिल अलग अलग लोगों की भूमिका, उसके बाद हिंसा की बात करेंगे, फिर समझेंगे कि ये विद्रोह नाकाम क्यों हुआ, और आखिर में इसकी विरासत पर नजर डालेंगे। तो सबसे पहले और सबसे बड़े सवाल से शुरू करते हैं। वो सवाल जो इस विद्रोह के दौरान दिखी एकता पर है। ये एकता कितनी सच्ची थी? सवाल सीधा सा है, क्या उस वक्त की हिंदू मुस्लिम एकता किसी गहरी सोच, किसी विचारधारा पे टिकी थी, या फिर ये सिर्फ एक मौके की नज़ाकत थी, एक टेम्परेरी एग्रीमेंट था, एक कॉमन दुश्मन के खिलाफ? देखिए, ये मामला एक सिक्के के 2 पहलुओं जैसा है। एक तरफ एकता के पक्के सबूत मिलते हैं, साथ मिलकर घोषणाएं की गईं, दोनों धर्मों को बचाने की अपीलें हुईं, और चर्बी वाले कारतूस जैसी शिकायत तो सबकी साझा थी ही। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। ये एकता हालात के हिसाब से बनी थी, कोई सोची समझी प्लानिंग नहीं थी। आगे क्या होगा, देश कैसा बनेगा, ऐसा कोई लंबा चौड़ा प्लान नहीं था। ये सब कुछ बस उस वक्त की ब्रिटिश विरोधी भावना पर टिका था। तो इस पूरी बहस का निचोड़ क्या है? निचोड़ बस इतना है कि 1857 में जो धार्मिक एकता थी वो स्ट्रेटेजिक थी, आइडियोलॉजिकल नहीं। मतलब एक साझा दुश्मन से लड़ने के लिए साथ आए थे, किसी साझा भविष्य का सपना लेकर नहीं। और इस फर्क को समझना बेहद जरूरी है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि ये विद्रोह सिर्फ सिपाहियों का नहीं था। समाज के और भी बहुत से लोग थे जिनकी इसमें अहम भूमिका थी। खासकर महिलाओं की भूमिका को देखिए। वो सिर्फ बेचारी पीड़ित नहीं थीं। बेगम हजरत महल जैसी शासकों ने तो बाकायदा लीडरशिप संभाली। रानी लक्ष्मीबाई जैसी योद्धाओं ने तो मैदान में लड़कर इतिहास बना दिया। और हाँ, ये भी सच है कि अनगिनत महिलाओं ने ब्रिटिश दमन का सामना भी किया। मतलब वो हर रोल में थीं, एक्टिव पार्टिसिपेंट थी। और एक बात और समझनी होगी, वो है अंग्रेजों का प्रोपेगेंडा। उन्होंने खतरे में गोरी महिला की एक इमेज बनाई और उसे खूब फैलाया। इस एक तस्वीर के पीछे उनका मकसद क्या था? मकसद था अपने भयानक दमन को, अपनी क्रूरता को दुनिया की नजरों में सही ठहराना। उन्होंने इस पूरी लड़ाई को एक जेंडर का एंगल दे दिया। अब एक मुश्किल लेकिन बहुत जरूरी टॉपिक पर आते हैं, और वो है हिंसा। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि दोनों तरफ से जो हिंसा हुई उसकी प्रकृति में क्या फर्क था। अगर विद्रोहियों की हिंसा को देखें तो वो अक्सर सिंबॉलिक थी, यानी प्रतीकात्मक। उन्होंने उन चीजों पर हमला किया जो उन्हें गुलामी का प्रतीक लगती थीं,
जैसे सरकारी रिकॉर्ड जला दिए, सूदखोरों को निशाना बनाया या कंपनी राज की निशानियों को तबाह कर दिया। लेकिन इसके जवाब में जो ब्रिटिश हिंसा हुई वो बिल्कुल अलग थी। वो बहुत ही सिस्टमैटिक थी, बड़े पैमाने पर थी। उनका मकसद सिर्फ विद्रोह दबाना नहीं था, बल्कि एक ऐसी मिसाल कायम करना था कि कोई दोबारा हिम्मत न कर सके। आम लोगों को और विद्रोहियों को एक साथ फांसी पर लटकाना, सिपाहियों को तोप के मुंह से बांधकर उड़ा देना, ये सब दहशत फैलाने के तरीके थे। तो यही वो बुनियादी फर्क है जिसे समझना होगा। एक तरफ की हिंसा प्रतीकात्मक थी जो गुलामी की निशानियों पर थी, और दूसरी तरफ की हिंसा सोची समझी व्यवस्थित थी जिसका मकसद ही खौफ पैदा करना था, एक मिसाल बनाना था। ये एक तरह का स्टेट स्पॉन्सर्ड टेरर था। तो फिर सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा विद्रोह आखिर नाकामयाब क्यों हो गया? और इसका जवाब सिर्फ इतना नहीं है कि उनमें एकता नहीं थी, वजह इससे कहीं ज्यादा गहरी हैं। इस नाकामी के पीछे कई बड़े कारण थे। पहली बात, ये विद्रोह पूरे भारत में फैला ही नहीं, दक्षिण भारत और पंजाब जैसे बड़े हिस्से काफी हद तक इससे दूर रहे। दूसरी वजह, हथियारों का फर्क। विद्रोही टेक्नोलॉजी के मामले में अंग्रेजों से बहुत पीछे थे, और शायद सबसे अहम बात, उनके पास कोई विकल्प नहीं था। मतलब अंग्रेज चले जाएंगे तो उसके बाद देश कैसे चलेगा, इसका कोई ब्लूप्रिंट नहीं था। ऊपर से जमींदारों और किसानों जैसे गुटों के अपने अपने स्वार्थ थे जो आपस में टकरा रहे थे। और आखिर में अंग्रेजों की डिप्लोमेसी, उन्होंने वफादार राजा नवाबों को इनाम देकर अपने साथ बनाए रखा, जिससे विद्रोह की ताकत और बढ़ गई। और अब आते हैं सबसे आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर, कि इस विद्रोह का लॉन्ग टर्म असर क्या हुआ और वक्त के साथ इसका इतिहास कैसे लिखा और बदला गया। विद्रोह के फौरन बाद बहुत बड़े बदलाव हुए। ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म कर दिया गया। भारत अब सीधे ब्रिटेन की महारानी के शासन में आ गया। फौज को पूरी तरह से बदल दिया गया, उसमें अंग्रेजों की संख्या बढ़ाई गई, और अंग्रेजों ने यह ऐलान किया कि अब वो धार्मिक मामलों में दखल नहीं देंगे। लेकिन असल कहानी शुरू होती है इसके बाद कि इस घटना को याद कैसे रखा गया। यहां दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां बनाई गईं। अंग्रेजों के लिए यह बस एक सिपाहियों का गदर था, एक धोखा और जंगलीपन। वहीं भारत के राष्ट्रवादियों के लिए यह आज़ादी की पहली लड़ाई थी, एक बहादुरी और देशभक्ति की मिसाल। और देखिए, इतिहास लिखने का तरीका भी वक्त के साथ कैसे बदला है। पहले दौर में अंग्रेज इतिहासकारों ने विद्रोहियों को वहशी और खुद को मसीहा बताया। फिर दूसरे दौर में राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने विद्रोहियों को हीरो बना दिया, उनकी एकता और देशभक्ति पर जोर दिया। और अब जो मॉडर्न इतिहासकार हैं, वो न किसी को हीरो बनाते हैं न विलेन, वो बस ये समझने की कोशिश करते हैं कि इसके सामाजिक कारण क्या थे, अलग अलग जगहों पर क्या हो रहा था। और आखिर में इस पूरी चर्चा का सार यही है, 1857 का विद्रोह भले ही उस वक्त कामयाब नहीं हो पाया, लेकिन उसकी याद ने, उसकी कहानी ने आने वाली पीढ़ियों में वो चिंगारी जला दी जिसने आगे चलकर भारतीय राष्ट्रवाद की नींव रखी। अंत में इसकी हार से कहीं ज्यादा ताकतवर इसकी विरासत साबित हुई। अगर ये विश्लेषण आपको वाकई काम का लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और ई पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक शेयर किसी और का कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर सकता है।